तो दोस्तों आप लोग का स्वागत। आज मैं इस वीडियो में देखेंगे एसएसटी का चैप्टर सेकंड, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, राष्ट्रवाद भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट इसमें हम इंट्रोडक्शन डील करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन क्या कहता है। ठीक है, उसके बाद कुछ सब इसका टॉपिक देखेंगे। ठीक है, उसका सब टॉपिक देखेंगे। तो हम जनरली उसको हम बता देते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया में क्या क्या टॉपिक है। 4 यूनिट में डिवाइड किया गया। ठीक है, फर्स्ट यूनिट है फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। ठीक है, इस फर्स्ट यूनिट के अंदर 3 सब यूनिट है। ठीक है, एक है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सेकेंड है द रॉलेट एक्ट, थर्ड है वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये 3 फर्स्ट यूनिट में द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर ये 3 सब टॉपिक को डील करेंगे। ठीक है, सेकेंड यूनिट में क्या कहता है? सेकेंड यूनिट में है डिफरिंग स्ट्रेंथ विथिन द मूवमेंट। उसके अंदर 3 सब टॉपिक है। फर्स्ट है द मूवमेंट इन द टाउन के अंदर मूवमेंट हुआ था। रेवुलेशन इन द कंट्री साइड में रेवुलेशन हुआ। थर्ड है स्वराज इन प्लांटेशन। ठीक है, ये सब गांधी जी और अन्य लोग के द्वारा चलाया गया था। हम देखेंगे किन का नाम आता है। ठीक है, इसके बारे में डील करेंगे। थर्ड यूनिट है टुवार्ड सिविल डिसओबीडियंस। इसके अंदर भी 3 सब यूनिट है। ठीक है, द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबेंट मूवमेंट को देखेंगे। हाउ पार्टिसिपेट सॉ द मूवमेंट, किस तरह इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया गया, इसके बारे में देखेंगे। और एक और है लिमिट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। ठीक है, और इसमें हम एक्स्ट्रा देखेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट डेज के बारे में डील करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे यूनिट 4 देखेंगे द सेंस ऑफ कलेक्टिव। इसके बारे में देखेंगे। बिलोंगिंग के बारे में देखेंगे, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। और यही इतने टॉपिक को डील करेंगे। ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया में क्या, इसका इंट्रोडक्शन के रूप में हम उसको देखेंगे। ठीक है, उसके रूप में क्या क्या इसका इंट्रोडक्शन है देखेंगे। ठीक है ना, हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आप देख चुके हैं चैप्टर फर्स्ट में, आप पढ़े होंगे। ठीक है ना, या देखे होंगे उसका टॉपिक क्या है। यूरोप में नेशनलिज्म में, मतलब देखे होंगे नेशनलिज्म इन यूरोप। जिस तरह उसमें देखे होंगे कि रूप धारण ले लिया था एसोसिएटेड विथ द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, जिस तरह आप देख चुके हैं चैप्टर फर्स्ट में, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। ठीक है, इससे आपने बारे में लोग की समझ बदलने लगी। मतलब नेशनलिज्म का मीनिंग होता है कि लोगों के अंदर नेशन के प्रति फीलिंग आने लगा कि मेरा नेशन ऐसा है, मेरे नेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे नेशन में मतलब इस तरह का गाना बजता है, इस तरह का गाना होता है। ये लोग मतलब लोगों के अंदर भावना जगने लगी। ठीक है ना, सेंस आने लगा, वो लोग समझने लगे, वो लोग पहचानने लगे। ठीक है ना, और यह भावना बदल गई। इसमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। नए प्रतीकों और चिन्हों से, मतलब सिंबल से, गीतों मतलब सॉन्ग से, और विचारों ने नया संपर्क स्थापित कर दिया, मतलब फॉर्मेशन कर दिया, एसोसिएट भी कर दिया। और समुदाय की सीमाओं को दोबारा उसको क्या कहता है, रीडिफाइंड, मतलब जो क्या कहता था ना, उसको फिर से दोबारा लाया गया।
ज़्यादातर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। मतलब ज़्यादातर देश में इस राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। तो आइए हम देखते हैं देश में यह चेतना किस तरह पैदा हुआ। ठीक है, इंडिया में मतलब भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद नेशनलिज्म का उदय की ओर प्रकटन उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। ठीक है, और शासक जो थे उसके खिलाफ संघर्ष का दौरान लोगों के अंदर आपसी एकता को पहचानने लगे थे। ठीक है, और दमन के समाज भाव में विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था, लेकिन हर वर्ग और समूह पर असर एक जैसा नहीं था। मतलब जितने भी लोग थे उस पर इस तरह का असर एक जैसा नहीं था। ठीक है ना, वो लोग मतलब स्ट्रगल करने लगे थे, उन लोगों का जो सेंस था एक जैसा नहीं था। ठीक है, उनका जो अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंट के मायने तो भी ये सभी भिन्न थे, मतलब डिफरेंट थे। उसके बाद महात्मा गांधी, द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी tried to forge this group together within one movement, but the unity did not emerge with conflict. जो कांग्रेस मतलब महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया। ठीक है, परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे। पहले ही एक और पुस्तक में भी आपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया था। वहाँ आपने 20वीं सदी के पहले दशक तक की कहानी पढ़ी थी, मतलब 20वीं सेंचुरी तक हम कहानी को स्टडी किए थे, जिसमें नॉन कॉपरेशन सिविल डिविजन मूवमेंट को हम लोग अच्छी तरह से एक्सप्लोर किए थे। एक्सप्लोर करेंगे, पढ़ेंगे, आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हम ये भी देखेंगे कांग्रेस मतलब कांग्रेस जो थे वह नेशनल मूवमेंट में, राष्ट्रीय आंदोलन में विकसित करने के लिए किसी तरह के प्रयास किए। और उसके बाद इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक मतलब डिफरेंट सामाजिक समूह ने किस तरह हिस्सा लिया और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोग की कल्पना को नई उड़ान दे दी। ठीक है, यह मतलब उस जगह मतलब जितने लोग थे उन लोगों में यह उड़ान भरे। और इसका फर्स्ट यूनिट है, यह मेरा जितना था इंट्रोडक्शन था। ठीक है, मतलब छोटा मोटा देखा जाए तो जिस तरह हम फर्स्ट चैप्टर में देखे थे कि नेशनलिज्म उन लोग के मतलब यूरोप में यह नेशनलिज्म का भाव पहने मतलब लोगों के अंदर क्या कहता है भावना जगी। तो यह भी घटना इंडिया में भी होती है। ठीक है, इसी तरह तो लोगों के अंदर भाव जागता है तो वो अपना भाव को एक्सप्रेस करते हैं। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट यूनिट में द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। ठीक है, यह फर्स्ट यूनिट है 1919 के मतलब बात है, 1919 का बात है, जिसमें नेशनलिज्म मूवमेंट जो था वो स्पीड हो गया था टू न्यू एरिया, नए इलाकों तक फैल गया था। इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप एंड डेवलपिंग न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। उसमें नया सामाजिक समूह शामिल हो गए थे और संघर्ष की नई मतलब
नई परिस्थितियां आ गए थे, सामने आ रही थी। इस बदलावों को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या परिणाम होगा, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, जिस तरह आप लोग जानते हैं, सबसे पहले यह बात है कि विश्व युद्ध मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उसके कारण आर्थिक और राजनीतिक बहुत खराब हो गया था। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर खर्चे के लिए और कारों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आय कर शुरू किया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। मतलब जब युद्ध हो रहा था उस समय जो किसी का 100 रुपया दाम था, उसको दुगना करके 200 कर दिया गया था। ठीक है ना। तो 1913 की बात है, 1913 से 1918 की मतलब बात है। उस बीच में कीमत जो था ना वो बढ़ गया था, दुगना हो गया था, जिसके कारण आम लोग मतलब साधारण लोग मुश्किलें बढ़ गई थी। और गांवों में सिपाहियों को जबर भर्ती किया गया। मतलब फोर्स रिक्वायरमेंट इन रूरल एरिया काउज वाइड स्प्लिट एंगर। ठीक है, किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। मतलब ग्राम के लोगों को अब कोई एक आदमी उसको ज़बरदस्ती उठा के फोर्स में भेज दिया जाए तो गुस्सा होबे नहीं करेगा। तो जबरन भर्ती किया जाता, मतलब फोर्स रिक्वायरमेंट, उसको क्या कहता है, आवश्यकता था, मतलब उसको ज़रूरत था फोर्स का, तो किसी को आता था और उठा के डायरेक्ट फोर्स में डाल देता था। और क्या कहता है, मतलब जितने भी ग्रामीण के लोग थे सब को गुस्सा हो गया। 1918 और 1919 और 1920 से लेकर 1921 में देश में मतलब कंट्री में बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गया, मतलब क्रॉप फेल्यूर हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थ का भारी अभाव पैदा हो गया। उस समय फ्लू की महामारी फैल गई, मतलब इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक की महामारी फैल गई। 1921 की जनगणना के मुताबिक उस महामारी के कारण एक मतलब 12 to 13 मिलियन पीपल जो थे, मतलब आदमी, वो मारे गए। किसके कारण? कोई तो भोजन से मरे, और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक के कारण 1921 के सेंसस के अकॉर्डिंग 12 से 13 मिलियन मारे गए। ठीक है, अब इसके अंदर एक सब टॉपिक है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, एक और है वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये फर्स्ट यूनिट के अंदर 3 सब टॉपिक है, उस 3 सब टॉपिक के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अब गांधी जी का एंट्री होता है। ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं 1915 में। ठीक है, उन्होंने एक नया तरह के आंदोलन, जनता आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की नस्लवादी सरकार में सफलतापूर्वक लोहा ले लिया था। इस परिस्थिति को मतलब देखते हुए सत्याग्रह कहते थे। मतलब गांधी जी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो रेसिस्ट रिमाई विथ नॉवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन विच ही कॉल्ड सत्याग्रह, उसको सत्याग्रह कहा जाता था।
सत्याग्रह का मीनिंग क्या होता है? सत्य मतलब नाम से सुनिए, सत्याग्रह मतलब सच्चाई की ग्रह, सत्य मतलब सच्चाई की ही जीत होती है। तो गांधी जी का कहना था द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasize द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीडेड टू सर्च फॉर ट्रूथ। सच्चाई की कभी हार नहीं होती, उसके लिए सच्चाई की खोज पड़ती है। इट सजेस्ट दैट इफ द काउज वाज ट्रू, अगर कोई मतलब कोई काउज हुआ ट्रू है तो हम स्ट्रगल कर सकते हैं अगेंस्ट इनजस्टिस। देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर। और गांधी जी का यह कहना है कि फिजिकल फोर्स का जरूरत नहीं पड़ता बिना वायलेंस के, विदाउट सीकिंग वेंजेंस और बीइंग एग्रेसिव, सत्याग्रह कुड विन द बैटल विदाउट नॉन वायलेंस। और सत्याग्रह का जीत सकते हैं बिना वायलेंस के, ठीक है, नॉन वायलेंस। by this struggle truth was bound to ultimately triumph. Mahatma Gandhi believed that this drama of non-violence could unite all Indian। और महात्मा गांधी को यह विश्वास हो गया ड्रामा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियन के बीच में ये फैल गया, ठीक है। अब फैल गया तो फैल गया, अब देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। अब गांधी जी क्या कहते हैं, वह बहुत से दूसरे जगह पर गए और जाने के बाद वहाँ को मजदूर को देखते हुए और उन्होंने कुछ न कुछ आंदोलन किए। जिस तरह 1915 में वह इंडिया आए तो यह घटना घटी, उसको देखें, ठीक है, सत्याग्रह का मीनिंग बताएं लोगों को, ठीक है। उसके बाद 1916 में वह ट्रेवल किए चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीसेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। 1916 में वह ट्रेवल की यात्रा किए चंपारण इन बिहार में गए, कहाँ, चंपारण में, टू इंस्पायर द पीसेंट, और किसान को बताए स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम, और प्लांटेशन सिस्टम के विरुद्ध उनको लड़ाई स्ट्रगल करने के लिए 1916 में गए थे, ठीक है, यह सब घटना हुई। फिर उसके बाद 1917 में वे मतलब वह ऑर्गेनाइज किए एज ए सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीसेंट ऑफ खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात अफेक्टेड बाय क्रॉप फेल्यूर एंड प्लेग एपिडेमिक। द पीसेंट ऑफ खेदा could not pay the revenue and were demanding the revenue collection be relaxed, ठीक है। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, मतलब टैक्स भरने में हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए, ठीक है, वो लोग चाहते थे। गांधी जी 1917 में गए। फिर 1918 में गांधी जी went to अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज ए सत्याग्रह मूवमेंट अमोंगेस्ट कॉटन मिल वर्कर। और उसके बाद 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा मतलब कॉटन मिल मतलब कॉटन मिल वर्कर मतलब सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों मतलब वर्कर के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने पहुंचे। कहाँ में? अहमदाबाद में। कब? 1918 में। देखिए इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, हम क्वेश्चन भी बता सकते हैं। अगर आपसे पूछ सकता है ये मतलब एक्सप्लेन करिए आइडिया ऑफ सत्याग्रह
ब्रीफली, ठीक है। तो आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी इंडिया आए कब? 1915 में। और उन्होंने सत्याग्रह का वर्ड का मीनिंग उन्होंने मतलब पीसेंट लोग को एक्सप्लेन किए। इनका मीनिंग यह होता है कि आप लोग को सच्चाई मतलब सच है तो उसके सच्चाई के लिए आप लोग को लड़ना चाहिए बिना वायलेंस किए हुए, ठीक है। ये लोग मतलब गांधी जी बताएं। उसके बाद गांधी जी बहुत से जगह पर घूमते हैं। तो पहला जगह जाते हैं चंपारण 1916 में और पीसेंट को बताते हैं। उसके बाद फिर 1917 में खेदा डिस्ट्रिक्ट अब गुजरात में जाते हैं और वहाँ के स्थिति को देखते हैं कि क्रॉप फेल्यूर हो गया है और क्या कहता है लगान वह नहीं भर सकते हैं और इसके लिए वह मदद करते हैं, ठीक है। गांधी जी इस आंदोलन को ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद एक और होता है, फिर महात्मा गांधी अहमदाबाद जाते हैं। वहाँ पर भी कॉटन मिल्क में सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाते हैं, ठीक है। यह घटना आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बारे में देख लिए, ठीक है। आप देखते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बारे में जानते हैं। Emboldened with this success, Gandhi ji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act. इस कामयाबी के उत्साहित गांधी जी ने 1919 में, ठीक है, रॉलेट एक्ट को लॉन्च किया के खिलाफ एक राष्ट्रीय व्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया, ठीक है। जितने भी भारतीय सदस्य थे, सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बहुत जल्दबाजी में प्रेरित कर दिया था। मतलब ये जो एक्ट जो हुआ hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian member, ठीक है। यह जो मतलब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दीबाजी में प्रेरित कर दिया। यह जो कानून था के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी जो थे ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसा ढंग से नागरिक आवाज चाहते थे। मतलब ये जो एक्ट पास कर दिया गया था, गांधी जी इसके विरोध में थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आवाज उठाए। उसके बाद 6 अप्रैल को एक हड़ताल शुरू होना था, ठीक है। उसके बाद विभिन्न शहरों में रैली जुलूस का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए। मतलब रेलवे या वर्कशॉप मतलब दुकानदार कारीगर हड़ताल पर चले गए, दुकान बंद हो गई, ठीक है। दुकान बंद हो गई और जन उभर से चिंतित तथा रेलवे और टेलीग्राफ जैसी समाचार सुविधा में भाग होने जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। क्लैंप टू डाउन द नेशनलिस्ट, ठीक है। लोकल लीडर वेर पिक अप फ्रॉम द अमृतसर एंड महात्मा गांधी वाज बैरिड फ्रॉम इंटरिंग दिल्ली। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेता को अंडर में ले लिया, हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर
पाबंदी लगा दी गई। कब? 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोगों के अंदर क्या हुआ? वह बैंकों, डाकखाना, पोस्ट ऑफिस में, रेलवे स्टेशन पर हमला करने लगे। और उसके बाद क्या हुआ? मार्शल लॉ, मतलब मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया गया। ए जनरल डायर टू कमांडेड on 13 April in the famous Jallianwala Bagh incident took place। और क्या हुआ? मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया गया, जनरल डायर को कमांड कर दिया गया। कब? 13 अप्रैल को। क्या हुआ? जलियांवाला बाग में यह इंसिडेंट हुआ। उस दिन उस विलेज में सब अमृतसर 10th फेयर, उस मेले में गैदर हुए थे। इनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग बीइंग द फॉर्म आउटसाइड द सिटी दे वर अनअवेयर द मार्टियल लॉ दैट हैड इम्पोज। और मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया। उस मेले में जितने आदमी थे उन लोगों को पता भी नहीं था कि मार्शल लॉ इम्पोज हुआ। मार्शल लॉ मतलब होता है कि गैदर नहीं होना एक जगह इकट्ठा, ठीक है। और एक बात, ये खास बात है कि उस जगह से जो एंट्री पॉइंट था ना, उस मतलब जो मेला में जो एंट्री हुआ, उस एक ही एंट्री पॉइंट था, ठीक है। और क्या है, जनरल डायर उस एरिया को ब्लॉक कर दिए एंड ओपन फायर कर दिए। उसके बाद बहुत सारे आदमी मारे गए। इसका ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड लेटर वाज टू प्रोड्यूस moral effect to create in the minds of the सत्याग्रह feeling of terror and wave। ठीक है, एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। जलियांवाला बाग के बारे में देख लिए। While the Rowlatt Satyagraha had been widespread movement, it was still limited mostly to city and town। भले ही रॉलेट एक्ट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। मतलब शहरों और कस्बों के अंदर ज़्यादा फैलाने था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जानदार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। मतलब महात्मा गांधी का यह कहना था कि हमको हिंदू मुसलमान को साथ लेकर चलना पड़ेगा, और उन लोग को साथ नहीं लेकर चलेंगे तो यह आंदोलन नहीं होगा। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठकर वे दोनों मुद्दाओं को नज़दीक ला सकता है। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी, ठीक है। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाह फैली हुई थी। इस्लामिक विश्व के अधिकतर नेता खलीफा ऑटोमन सम्राट पर एक बहुत ख्यात शांति संधि थोपी जगाई। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1990 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का संगठन किया गया। उसमें जो कौन थे, टू डिफेंड young generation of Muslim leaders like brother Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of united mass action on this issue। ये जो घटना घटी उसके विचार बारे में बात करने के लिए मुस्लिम लीडर मोहम्मद अली एंड शौकत अली महात्मा गांधी से बात करने आए, ठीक है। बात करने के लिए आए थे, ठीक है।
और उसके बाद at the Kolkata session of the Congress in the September 1922, he convinced other leaders of the needed to start a non-cooperation movement in the support of Khilafat as well as Swaraj. सितंबर का महीना था 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक सहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। ठीक है, इतना बात बताया। अब वाई नॉन कोऑपरेशन या फर्स्ट यूनिट का थर्ड सब पार्ट है। ठीक है, असहयोग ही क्यों, मतलब वाई नॉन कोऑपरेशन का हिंदी होगा असहयोग ही क्यों। देखते हैं, महात्मा गांधी जो थे वह हिंद स्वराज एक बुक लिखे। ठीक है, उसमें कब लिखे, 1909 में। महात्मा गांधी उसमें डिक्लेयर कर दिए कि ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया पर किस तरह एस्टेब्लिश किए थे एंड विथ कोऑपरेशन ऑफ इंडियन के कोऑपरेशन के मदद से, एंड हैड सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ हिज कोऑपरेशन। इफ इंडियन रिफ्यूज टू कोऑपरेट, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विथ इन ए ईयर एंड स्वराज वुड कम। यह बात इतना और कुछ और लिखे थे। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत ब्रिटिश पर शासन किए, भारतीयों का सहयोग से ही स्थापित हुआ और यह शासन इस सहयोग के कारण चल पा रहा था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। यह गांधी जी का कहना था, वह बुक में लिखे थे। ठीक है, 1909 में। कौन सा बुक लिखे थे, हिंद स्वराज। ठीक है, आगे देखते हैं, हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम मूवमेंट। असहयोग का विचार आंदोलन कैसा बन सकता था। आपसे पूछ सकता है कि हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम ए मूवमेंट। असहयोग का विचार आंदोलन कैसा बन सकता था। ठीक है, देखते हैं उसके बारे में। गांधी जी प्रपोज दैट मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेज। गांधी जी का सुझाव था कि it should begin within the surrender of the titles that the government about it, and a boycott of civil service, army, police, court, and legislative council, school, and foreign goods. Then in the case the government use repression, a full civil disobedient campaigns would be launched. क्या हुआ, सबसे पहले लोग को सरकार द्वारा दी गई पाबंदियों को लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियां जितने भी हैं, जिसमें सेना है, पुलिस है, अदालत है, विधायी परिषद, स्कूल और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती तो यह व्यापक सविनय अभियान भी शुरू किया जाए। 1920 की मतलब समर में 1920 समर में 1920 में समर की बात है। गांधी जी एंड शौकत अली टावर एक्सटेंसिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। और 1920 में आखिरकार दिसंबर का महीना था। ठीक है, और कांग्रेस के लोग नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम का स्वीकृति को मोहर लगा दी गई। ठीक है, मोहर लगा दिया। उसके बाद मैनी within the Congress were however concentrated about the proposal. They were sent to boycott the council election scheduled for November 1920.
and they feared that movement might lead to popular violence in the month between September and December. There was an intense struggle within the Congress for a while there were seemed no meeting point between the supporter and the opponent of the movement. Finally, at the Congress session at the Nagpur in December 1920, compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted. Non-cooperation का जो प्रोग्राम था उसको अडेप्ट कर लिया गया। ठीक है, यह बात इतना बात बता दिए। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ डिड मूवमेंट अनफोल्ड, आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा। हु पार्टिसिपेट इन इट, उसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया। हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप कॉन्विंस ऑफ द आइडिया ऑफ द नॉन कोऑपरेशन, विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह समझा। ठीक है, यह 36 मिनट से ज़्यादा का रहा। ठीक है, यह फर्स्ट यूनिट को एक्सप्लेन किए। ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेन किए, और सेकेंड यूनिट को हम नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, उसमें भी शायद 3 यूनिट्स हैं, उसमें भी शायद इतना ही टाइम लग सकता है। और अगला वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को देखना ज़रूरी था, उसी के लिए इसको हम डाल दिए। ठीक है, अगला वीडियो को देखना है तो इसको लाइक करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा अगला। ठीक है, धन्यवाद।